Hello everyone, I hope you all are doing great. This is a video regarding the pattern of UGC NET examination. Many of you are planning to proceed ahead with your careers with the help of UGC NET examination. So आज बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि UGC NET JRF एग्जाम क्या होता है, कौन कंडक्ट कराता है, पेपर का पैटर्न क्या होता है, कितने सब्जेक्ट्स हैं और UGC NET JRF एग्जाम के बारे में आपको जो भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन टू प्लान योर करियर्स अहेड, उसके बारे में आज हम विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं UGC NET JRF एग्जाम अलग अलग सब्जेक्ट्स में होता है। 80+ सब्जेक्ट्स हैं जो कि आपको ऑफिशियल NTA की वेबसाइट पर ugcnet.nta.ac.in वेबसाइट पर मिल जाएंगे। ये एग्जाम साल में 2 बार कंडक्ट होता है, 6 मंथ्स में 1 बार यानी कि आपका पेपर होता है। ये जो एग्जाम है ये पोस्ट ग्रेजुएट जो स्टूडेंट्स हैं या तो पोस्ट ग्रेजुएशन में अपीयर कर रहे हैं या फिर कंप्लीट कर चुके हैं, वो स्टूडेंट्स इसके लिए एलिजिबल होते हैं। दिस इज द फर्स्ट स्टेप टू अकेडमिया। अकेडमिया क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि जो भी आप पोस्ट ग्रेजुएट में आपका सब्जेक्ट है उसमें अगर आगे आप रिसर्च करना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, अकेडमिक एक्सीलेंस चाहते हैं, तो आप यूजीसी नेट एग्जाम में अपीयर करते हैं। So the first step to academia, complete blueprint of UGC NET examination, we are going to discuss today in this video. What is UGC NET? UGC stands for University Grants Commission and NET is National Eligibility Test. अब आप कहोगे कि मैम NTA का बार बार नाम जुड़ता है UGC NET के साथ, what is it? चलिए बात करते हैं। हम समझते हैं कि ये जो एग्जाम है कौन सी बॉडी कंडक्ट कराती है, क्या सिलेबस होता है, क्या एग्जाम पैटर्न होता है। स्टूडेंट्स, अगर आप भारत की यूनिवर्सिटी से, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटी से पीएचडी करना चाहते हैं, रिसर्च इकोसिस्टम में एंटर करना चाहते हैं, देश के रिसर्च में भागीदारी अपनी दिखाना चाहते हैं, आपके सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है, तभी आप मास्टर्स कर रहे हो, आगे इसे परस्यू करना चाहते हो, या फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, you see yourself as assistant professor, then you have to appear for this examination. Now, UGC NET examination is conducted by NTA, लेकिन UGC regulatory body है यहाँ पर, which is University Grants Commission, 1956 की statutory body है और regulatory academic body है जो कि तैयार करती है फ्रेमवर्क कि किस किस लेवल पे क्या क्या एग्जाम्स होने चाहिए। इस एग्जाम को कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी एनटीए को दी हुई है, दैट इज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है ये एग्जाम दिसंबर 2018 से कंडक्ट करा रही है। उससे पहले सीबीएसई के पास ये पूरी पावर थी एग्जाम कंडक्ट कराने की। एग्जामिनेशन कंडक्टिंग एजेंसी एनटीए यूजीसी के बिहाफ पे पेपर को कंडक्ट कराती है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि यूजीसी रेगुलेशन डिसाइड करता है और एनटीए पेपर कंडक्ट करता है। यूनिवर्सिटीज फाइनल रिक्रूटमेंट को आगे नेशनल बेंचमार्क के लेवल पे एग्जीक्यूट करती है, मतलब जो पीएचडी एडमिशंस होते हैं उनके लिए एक स्टेप है ये। मैं आपको बता दूं, अब आप यूजीसी नेट जब क्लियर करते हो या जेआरएफ क्लियर करते हो तो आपने एक स्टेप आगे बढ़ा, मतलब उसके बाद आपको पीएचडी इंटरव्यूज में या असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यूज में अपीयर करना होगा। दैट इज 1 स्टेप अहेड, बट दिस इज द बेसिक स्टेप जो क्लियर करके ही आप आगे बढ़ सकते हो, and therefore this is mandatory for all of you who want to pursue your career in academia ahead. UGC NET का जो एग्जाम है उसे हम नेट या JRF कहते हैं। क्यों? नेट इज नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, JRF इज जूनियर रिसर्च फेलोशिप। ये जो एग्जामिनेशन है एक ही पेपर है, आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि यू हैव टू अपीयर इन जस्ट 1 एग्जाम, बट अब इसमें से पिछले 2 साइकिल से एक और नई कैटेगरी जुड़ गई है। आप अगर JRF का कट ऑफ क्लियर करोगे तो आपको JRF मिलेगा, उससे थोड़ा कम नेट और उससे थोड़ा कम पीएचडी ओनली का कट ऑफ जाता है। ये 3 कैटेगरीज में से एक एग्जाम से ही आपका रिजल्ट आता है। मैं बात करती हूँ, मेरा नाम वैसे चांदनी मूलचंदानी है, जो पहली बार मुझे सुन रहे हैं, और मैं पॉलिटिकल साइंस की यहाँ पे अध्यापिका हूँ। पॉलिटिकल साइंस विषय से मान के चलते हैं, आपने एग्जाम दिया, आपने कट ऑफ क्लियर किया, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल आपके 240 नंबर है, 240 नंबर जेआरएफ का कट ऑफ है, आपने जेआरएफ क्लियर किया। जेआरएफ क्लियर करने पे आपके पास ऑप्शन है कि आप भारत की यूनिवर्सिटीज में पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं, और पीएचडी में जब आप एडमिशन लेंगे जेआरएफ के साथ तो आपको स्टिपेंड मिलेगा, यानी सरकार की तरफ से
जो आपका फाइनेंशियल असिस्टेंस होता है, आपका मेरिट के आधार पे जो आपको मिलता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप, वो आपको मिलेगी। 3 साल आप पीएचडी परस्यू करते हैं, 3 से 4 साल अलग अलग लेवल्स पे अलग अलग आपका प्रावधान है। तो उसमें आपको जेआरएफ पर मंथ मिलेगा, जेआरएफ का अमाउंट प्लस आपकी रिसर्च आप कंडक्ट करोगे एंड देन यू विल बी पोस्टेड अहेड फॉर डिफरेंट जॉब्स, यू कैन अपीयर फॉर डिफरेंट जॉब्स। अगर आपने नेट क्लियर किया तो स्टिपेंड का जो प्रावधान है, जो फाइनेंशियल फेलोशिप का प्रावधान है, वो आपको नहीं मिलेगा। जेआरएफ के कट ऑफ से कुछ नंबर कम नेट का कट ऑफ होता है, वेरी करता है। मान के चलते हैं अगर आपका 240 नंबर पे जेआरएफ हो रहा था तो मान के चलिए कि 220 नंबर पे नेट हो रहा है। 220 से 240 के बीच का आपका स्कोर है तो आपका नेट क्लियर हुआ है, और नेट के आधार पे आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इंटरव्यू में बैठ सकते हैं, आप पीएचडी के इंटरव्यू में बैठ सकते हैं। अगर आप पीएचडी में एनरोल होते हैं तो आपको यहां पे स्टिपेंड नहीं मिलेगा। एंड थर्ड कैटेगरी इज पीएचडी ओनली। अगर आपका पीएचडी ओनली का कट ऑफ क्लियर हुआ है, जो कि नेट के कट ऑफ से भी कम होता है, तो आप इस लेवल पे सिर्फ पीएचडी में एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं। वो भी जो भी यूनिवर्सिटीज के अलग अलग प्रावधान होते हैं, एडमिशन टेस्ट से मोस्टली आप एग्जेम्प्ट हो जाते हो, लेकिन आपको यहाँ पे पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए क्या करना होता है, यू नीड टू गिव इंटरव्यूज, रिसर्च प्रपोजल तैयार करके, वो मॉक इंटरव्यूज भी हम कंडक्ट कराते हैं, तो वो पीएचडी में आप एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, यहां पे भी आपको स्टिपेंड नहीं मिलेगा। और दूसरा, आप यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी अप्लाई नहीं कर सकते हो अगर आपका पीएचडी ओनली क्लियर है तो। ये डिफरेंस है नेट और जेआरएफ में। नेट इज नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप, ये टीचिंग एलिजिबिलिटी है मोस्टली, ये आपकी रिसर्च फेलोशिप प्लस टीचिंग एलिजिबिलिटी है। फेलोशिप का अवार्ड नेट पे नहीं मिलता, यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलता है, फेलोशिप का अवार्ड मिलता है, और कंपटीशन ज्यादा जेआरएफ में होगा ऑब्वियसली, क्योंकि जो नेट क्वालिफाइड है उसके टॉप 6% जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं। नेट गिव्स यू एलिजिबिलिटी, जेआरएफ गिव्स यू एलिजिबिलिटी प्लस फाइनेंशियल सपोर्ट टू परस्यू डीप रिसर्च। दिस इज द डिफरेंस। नाउ अगर आप अपनी मास्टर्स डिग्री में हैं, आप जिस सब्जेक्ट से मास्टर कर रहे हैं, आपको याद रखना है उसी सब्जेक्ट से आगे आप अपीयर कर सकते हो फॉर यूजीसी नेट एग्जाम। तो मास्टर्स डिग्री में हो या कंप्लीट कर लिया है तो आप यूजीसी नेट अपीयर करके या तो असिस्टेंट प्रोफेसर या तो जेआरएफ का पाथ चुन सकते हो, जो मैंने अभी आपको पूरा समझाया। एक इंपॉर्टेंट बात आप ये याद रखेंगे कि अगर आपका मास्टर्स में सब्जेक्ट मान के चलिए पॉलिटिकल साइंस है और आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से पीएचडी करना चाहते हो, इंटरनेशनल रिलेशन से पीएचडी करना चाहते हो, तो आप अलाइड सब्जेक्ट्स में भी अपीयर कर सकते हो। ये पूरी इंफॉर्मेशन आपको एनटीए की वेबसाइट पे मिलेगी कि आपके सब्जेक्ट से अलाइड सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं। ठीक है, अच्छा, एलिजिबिलिटी क्या होती है? एलिजिबिलिटी है एग्जाम में बैठने के लिए रेलिवेंट है कम से कम 55% नंबर आपके मास्टर्स में। कुछ रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए, विमेन कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे छूट है 5% तक की, कि मास्टर्स में अगर आपके 50% भी मार्क्स हैं तो भी आपको अलाउ कर दिया जाता है। वो भी कुछ कैटेगरीज के लिए एग्जेम्पशन है, नहीं तो 55% मिनिमम मार्क्स आपको चाहिए। अब जैसे मैं सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस के आधार पे एग्जाम्पल पे आपको समझाती हूँ। सब्जेक्ट कोड है पॉलिटिकल साइंस का 002। तो हमारे पास पेपर 2 में 10 यूनिट्स हैं, मोस्टली सारे पेपर्स में यही पैटर्न है, जहां पे आपने थ्योरी, थॉट, आईपीटी, कंपैरेटिव, आईआर, फॉरेन पॉलिसी, ये सारी चीजें पढ़नी है। ठीक है, और ये जो 10 यूनिट आप पढ़ोगे पेपर 2 की, ऐसे ही एक और पेपर है पेपर 1 जो कि कंपलसरी है, जिसमें आपको 10 यूनिट पढ़नी है। मतलब कि आप जिस भी सब्जेक्ट के विद्यार्थी हो, पेपर 1 इज कंपलसरी एंड पेपर 2 विल बी योर सब्जेक्ट पेपर। पेपर 2 विल बी योर सब्जेक्ट पेपर। तो आपके सब्जेक्ट पेपर का 100 सवाल आएगा और आपका पेपर 1 कंपलसरी 50 सवाल, टोटल 150 सवालों का आपका एग्जाम होता है। ठीक है जी, देख लेते हैं। 2 पेपर हैं हमारे पास, लेकिन दोनों एग्जाम्स अलग अलग कंडक्ट नहीं होते, क्यूमुलेटिव कंडक्ट होते हैं, जहां पे आपके पास 150 सवाल होते हैं, 3 घंटे होते हैं। ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो रहा है अभी तक, तो आप चाहो तो पहले पेपर 1 करो, चाहो तो पहले पेपर 2 करो, पेपर 1 पेपर 2 साथ में करो, अप टू यू। ठीक है, 150 सवाल, 50 पेपर 1 के, 100 पेपर 2 के, 1 सवाल 2 नंबर का, यानी कि 300 नंबर। अभी तक 0 नेगेटिव मार्किंग है। इट मींस आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ करके नहीं आना है एग्जाम में, क्योंकि अभी तक नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है।
चलिए पेपर 1 को समझते हैं। पेपर 1 जो कंपलसरी है, जो सारे सब्जेक्ट के एस्पिरेंट्स को देना ही देना है। आपने रिसर्च करनी है ना, प्लस आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। पेपर 1 कॉमन है तो इसलिए ये टीच करता है, ये चेक करता है कि डू यू हैव टीचिंग एबिलिटी, डू यू हैव रिसर्च एप्टीट्यूड। तो आपके पास करंट अफेयर्स, रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एबिलिटी, पीपल एनवायरमेंट डेवलपमेंट, हायर एजुकेशन सिस्टम, मैथमेटिकल रीजनिंग, ऐसे बहुत सारे सवाल यहाँ पे होते हैं। 10 यूनिट्स हैं पेपर 1 की, स्टार्टिंग फ्रॉम टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कॉम्प्रिहेंशन से सवाल आते हैं, कम्युनिकेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, आईसीटी, पीपल डेवलपमेंट एनवायरमेंट और हायर एजुकेशन सिस्टम। ये 10 यूनिट कंपलसरी सारे विद्यार्थियों को पढ़नी है, चाहे आप लैंग्वेज का पेपर दो, चाहे आप किसी सब्जेक्ट का पेपर दो। Importance of paper 1 is this, that we say paper 1 is king maker, paper 1 is JRF giver, paper 1 is make or break paper। क्यों? क्योंकि 100 सवाल जो आप पेपर 2 के सॉल्व करोगे उस पे आपका कंट्रोल होता है, वो आपका नीश होता है। कंट्रोल होता है, नीश होता है, इसका मतलब क्या है? आपका जो सब्जेक्ट है वो आप मास्टर्स में भी पढ़ रहे हो, सो यू हैव अ होल्ड ऑन इट। बट पेपर 1 वो आप अगर लाइटली लेते हो तो जिनका पेपर 1 अच्छा है वो बहुत अच्छा स्कोर करते हैं और यही आपको जीआरएफ दिलाता है। तो आप पेपर 1 को भी हल्के में ना लें, पेपर 1 की भी तैयारी हमें अच्छे से करनी है। फाइनल स्कोर दोनों पेपर का मिल करके बनता है, तो हमें पेपर 1 की भी तैयारी काफी अच्छे से करनी है। पेपर 2 में 100 क्वेश्चन, 200 नंबर है। अब मैं यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस की बात नहीं करूंगी क्योंकि अलग सब्जेक्ट का अलग अलग सिलेबस है और ये एक जनरल वीडियो है जहां पे सारे सब्जेक्ट्स के स्टूडेंट्स को हम केटर कर रहे हैं। तो आप ध्यान रखेंगे 100 सवाल, 200 नंबर, एंड यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स, फैक्ट्स सब आते हैं। सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी करता है। आपके जो सब्जेक्ट के टीचर्स हैं, फैकल्टीज हैं, वो आपको यहाँ पे गाइड कर पाएंगे। पॉलिटिकल साइंस में कॉन्सेप्ट्स भी हैं, पॉलिटिकल साइंस में थ्योरीज भी हैं, फैक्ट्स भी हैं। ज्यादा टिल्ट पिछले कुछ सालों से फैक्ट्स की तरफ हमें दिख रहा था, लेकिन इस बार की जून साइकिल में ऐसा सुना है, अभी पेपर आउट नहीं हुआ है बच्चों का, कि कॉन्सेप्ट्स और फैक्ट्स का मिश्रण हमें देखने को मिल रहा है। एक सवाल जो स्टूडेंट्स के मन में रहता है कि क्या मैम यूनिट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन कुछ है? ऐसा नहीं है। 10 यूनिट है पॉलिटिकल साइंस में और बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स में हमने एक पैटर्न देखा है कि किसी यूनिट से बहुत सारे सवाल एक एग्जाम में आ जाएंगे, फिर दूसरे एग्जाम में वो यूनिट कंप्लीटली डिसअपीयर हो जाएगी या 1 या 2 सवालों तक सीमित हो जाएगी। इट मींस हमें सारी की सारी 10 यूनिट और पूरा का पूरा सिलेबस विद रिस्पेक्ट टू पीवाईक्यू करके जाना है, क्योंकि कोई यूनिट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स यहाँ पे डिसाइडेड नहीं है। ठीक है, ओके, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड आपने क्या करना है, कितने क्वेश्चंस का टारगेट करना है, ये आप सोचते हो बार बार। तो हम यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स या फिर अपीयर करने की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पे आपके सब्जेक्ट का जो हाईएस्ट कट ऑफ गया है उस पे फोकस करेंगे। बट मैं एज अ फैकल्टी आपको ये सजेस्ट करूंगी कि लेट्स नॉट थिंक कि हमें कितने सवाल करने हैं कितने नहीं। ये एक भ्रम है स्टूडेंट समाज में। क्यों? क्योंकि जब हम सोचते हैं कि हमें कितना स्कोर करना है, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, वो पेपर वो होता है जिसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। सिंस देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, you need not to think कि what you should do, what you should not do. You have to attempt all the 150 questions and you have to make sure that you get 150 में से 150 correct. If you are not getting, that is another thing. वो एग्जाम के बाद की कहानी है। बट पहले से हम नहीं सोचेंगे कि हमें इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं या इतना सही इतना गलत। ये स्ट्रैटेजी नेगेटिव मार्किंग वाले पेपर्स में चलती है। ठीक है जी, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे ऑल इंडिया रैंक्स या रैंक्स असाइन नहीं होती एनटीए के द्वारा, फॉर्मूला के माध्यम से कुछ स्टूडेंट्स इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, और ऑल इंडिया रैंक्स जो है वो मैटर भी नहीं करती अगर आप एडमिशंस की बात करो तो। ठीक है, आपको प्रीवियस ईयर का कट ऑफ देखना है, अपने सब्जेक्ट की एनालिसिस करनी है, एंड देन यू हैव टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग। यू नीड टू अंडरस्टैंड PYQs आर द की टू सक्सेस। आई रिपीट, PYQs आर द की टू सक्सेस। आपको ध्यान देना है PYQs पे अपने सब्जेक्ट के, पेपर 1 के, कौन से थिंकर्स, कौन से कॉन्सेप्ट, कौन से फैक्ट, कौन सी बुक्स, कौन से ऑथर्स, कौन सी क्रोनोलॉजी, टाइमलाइन, स्टेटमेंट बेस्ड, असर्शन, रीजन, किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, किस यूनिट से सवाल आ रहे हैं, कहां से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो जब भी आप प्रिपरेशन तैयार की स्टार्टिंग करें, कम से कम पिछले 5 सालों के PYQ सॉल्व करें और सिलेबस को समझें। सिलेबस और 5 साल के PYQs के आधार पर आप अपने सोर्सेस को और अपनी पढ़ाई को आगे दिशा दे सकते हैं, इफ यू आर कंप्लीटली फ्रेशर इन दिस।
So you have to understand the syllabus. You have to build concepts and read standard sources. एक सोर्स की लिस्ट आपको तैयार करनी है जहां से आप पढ़ेंगे, PYQ सॉल्व करेंगे, अपनी कमजोरियों को और अपनी स्ट्रेंथ को आप समझिए, रिविजन कीजिए, फुल लेंथ टेस्ट लगाइए, सेक्शनल टेस्ट लगाइए और मिस्टेक्स को एनालाइज करके उन गलतियों को अवॉइड कीजिए। ये एक इन्फिनिटी लूप है जो आपको बार बार रिपीट करना है। फर्स्ट थिंग इज सिलेबस एंड PYQs, वहीं से आपको सारी पूरी जर्नी अपनी स्टार्ट करनी है। ठीक है, लर्न, रिवाइज, टेस्ट, एनालाइज एंड रीलर्न, दिस शुड बी योर की। क्या गलतियां हैं जो एस्पिरेंट्स करते हैं जो आपको नहीं करनी है? द कलेक्टर ट्रैप। आई एम नॉट अ कलेक्टर, आई एम नॉट गोइंग टू कलेक्ट, कलेक्टर मतलब कलेक्टर ऑफ नोट्स, आई एम नॉट गोइंग टू कलेक्ट अ लॉट ऑफ बुक्स, अ लॉट ऑफ सोर्सेस, अ लॉट ऑफ मॉक्स। नहीं, मार्केट में जो नया मॉक है वो खरीद लिया, गलत, बिल्कुल गलत। जो नई किताब है वो खरीद ली, किसी ने कह दिया इस किताब से एक सवाल आया, आपने एक सवाल के लिए पूरी किताब पढ़ ली और जिस किताब से 6 सवाल आ रहे हैं वो छोड़ दिया, गलत। दूसरा, इम्बैलेंस नहीं करना, ना ही पेपर 1 पेपर 2 के बीच में, ना ही अपनी यूनिट्स के बीच में कि एक यूनिट को या एक पेपर को ज्यादा टाइम दे रहे हो, ऐसी गलती नहीं करनी है। प्रोग्रेस अपनी अपने स्कोर से और खुद से सेल्फ रियलाइजेशन से समझो, टेस्ट दे के समझो। ठीक है, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ रहे हो, फैक्ट्स छोड़ रहे हो, सिर्फ फैक्ट्स कर रहे हो, कॉन्सेप्ट छोड़ रहे हो, ये गलती है, ये हमें नहीं करनी है। हमें सिर्फ पढ़ रहे हैं, ना सिलेबस का पता है, ना PYQ का, ना मॉक टेस्ट दे रहे हैं, दैट इज बिगेस्ट मिस्टेक वन एस्पिरेंट कैन डू। ये गलती हमें नहीं करनी है, परफेक्शन के पीछे नहीं भागना है और हमें मॉक्स देने हैं, पर मॉक्स देने के बाद मॉक्स को एनालाइज भी करना है। अगर हम एनालाइज नहीं करते तो हम गलती कर रहे हैं। मॉक्स देने का और रिवाइज ना करने का, एनालाइज ना करने का कोई फायदा यहां पे नहीं है। इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। बस मैंने समराइज कर दिया है जो भी अभी तक मैंने आपको बताया है 10 गोल्डन रूल्स में। ये 10 गोल्डन रूल्स आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर के अपने फोन का वॉलपेपर लगा लीजिए एंड बी अश्योर्ड JRF विल बी योर्स इफ यू फॉलो दीज। इफ यू फॉलो दीज, दिसंबर साइकिल में JRF आपका होगा और जो भी आप इतने समय से स्ट्रगल कर रहे हैं वो सारा का सारा आपका स्ट्रगल एंड हो जाएगा। बस स्ट्रैटेजाइज करके आपको पढ़ना है। इट इज नॉट जस्ट एन एग्जामिनेशन दैट यू क्लियर बाय स्टडीइंग एवरीथिंग। Every examination has a strategy. Every examination needs a guided strategy जो आपको समझ के अपनी चीजों को शुरू करना है, अपनी तैयारी को शुरू करना है। रटने से कुछ नहीं होगा, पढ़ने से कुछ नहीं होगा कि 3 घंटे पढ़ लिया, 6 घंटे पढ़ लिया। वो जो पढ़ाई है वो सही दिशा में स्ट्रैटेजाइज होनी चाहिए। उसके लिए आपको यहाँ पे सचेत रहना है, उसके लिए आपको यहाँ पे स्टेप्स उठाने हैं। एंड दिस इज इट, योर जर्नी स्टार्ट्स टुडे। Wish you all the very best for your journey ahead with your books for upcoming December cycle for JRF. Thank you so much. If you have any doubt, any query, do let me know in the comment section. Thank you everyone. Bye. Take care.